अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। मनहूस ज़लील ज़ुबान चलाती है मेरे सामने, निकाह भरा हैवानों की तरह नूरी पर झिपटा और बालों से पकड़कर उसे घसीटते हुए सहन से बाहर ले आया। तो खुद होगा कमीना कहीं का, सारी दिहाड़ी जनानियों की तरह चारपाइयाँ तोड़ता रहता है, नूरी ने चीख कर कहा। तो निके भरा का गुस्सा किसी अड़ियल घोड़े की तरह बेकाबू हो गया। बकवास बंद कर वरना तेरी जुबान खींच लूँगा। निके भरा का भारी जूता नूरी के मुंह, सर और पीठ पर बरसने लगा। उसने नूरी के बाल इस तरह जकड़ रखे थे कि नूरी को लग रहा था जैसे बाल जड़ से उखड़ रहे हों। जितनी ज़ोर से उसके जिस्म पर चोट पड़ती उतनी ही ज़ोर से वो चीख कर उसे बुरा भला कहती। बेबे, जो दुपट्टा मुंह में दिए कोने में खड़ी थी, थर थर कांप रही थी। नूरी के बदन पर पड़ने वाली हर चोट उसे असियतनाक एहसास से दो चार कर रही थी, मगर फिर भी उसमें इतनी हिम्मत ना थी कि वो आगे बढ़कर सुल्तान के चलते हाथ रोक सकती। नूरी की जुबान बंद हो चुकी थी और मुदाफत करते हाथ भी। अब वो किसी बेजुबान जानवर की तरह अपने ऊपर पड़ने वाली हर ज़र्ब चुपचाप सह रही थी। बस कर ओ निके, बस कर। बेबे कमरे से निकलकर सुल्तान से मुखातिब हुई और एक लापरवाह सी नज़र ज़मीन पर गिरी, नूरी पर डाली, फिर चादर कंधे पर डालकर इत्मीनान से बाहर निकल गई, ये देखे बगैर कि सुल्तान ने उसकी आवाज़ सुनी भी है या नहीं। कुछ देर बाद मालूम नहीं सुल्तान नूरी को मारते मारते थक गया था या फिर उसका गुस्सा ठंडा हो गया था। एक झटके से उसने नूरी के बाल छोड़े और उसे ज़मीन पर फेंककर खुद पाँव पटकता हुआ बाहर निकल गया। क्वाड़ के दर जोरदार आवाज़ के साथ एक बंद हुए और एक ही होश में आई तो भागकर ऊंधी पड़ी। नूरी को उठाना चाहा। हाथ मत लगा मुझे, ये सारा किया धरा तेरा है बेबे। नूरी ने बुरी तरह उसका हाथ झटक दिया। मेरा? बेबे ने हैरत से उसे देखा। हाँ हाँ तेरा। सारी उम्र तूने अब्बा की जूतियाँ खाई हैं, कभी रोका था उसे? और जब तेरे पुत्र ने पहली दफ़ा मुझ पर हाथ उठाया था उस वक्त तूने रोका था उसे? अगर रोका होता तो आज रोज़ रोज़ तमाशे ना होते इस घर में। पर मैं क्या करती, वो मेरी कब सुनता? बेबे ने बेचारगी से वजाहत देनी चाहिए, मगर नूरी भड़क कर दरमियान में ही बोल पड़ी। कुछ ना किया कर, बस निकरों के मुंह देकर आंखें बंद कर लिया कर, क्योंकि इसके अलावा तू कुछ कर भी नहीं सकती। नूरी ने सख्त तलखी से कहा। बेबे बस एक नज़र देखकर रह गई। बाल चुटिया से निकलकर कंधों पर बिखर गए थे, आंखें रोने और गुस्से की वजह से बेहाल हो रही थीं। दाएं गाल पर मट्टी चिपक गई थी, दुपट्टा फंदे की तरह गर्दन से लिपटा हुआ था। बेबे का दिल कट कर रह गया। बहुत डरते डरते उसने कपकपाता हाथ नूरी के सर पर रखा और धीरे धीरे उसे समझाने लगी। कभी कोई वजाहत, कभी सफाई, कभी भरा दिल हल्का करने की कोशिश, कभी सब्र की तलकीन। कुछ देर बाद ही बेबे को एहसास हो गया कि वो खुद ही बो रही है और खुद ही सुन रही है। नूरी तो कब की अपनी समातों को कुफर लगाकर घुटनों में मुंह छुपाकर बैठ गई थी। बेबे थक कर वहाँ से उठ गई। उसे मालूम था कि अब कई दिन तक ये समातें बहरी और जुबान गूंगी रहेगी। मंडीरों से उतरती धूप उसके वजूद पर आकर गिर गई थी, मगर वो मट्टी का मादू बनी वहीं बैठी रही। बेबे धुंधली आंखों से उसके जलते वजूद को देखती रही। मेरी समझ में नहीं आता नूरी, तुझे आखिर हो क्या जाता है? तेरे साथ कोई अनोखी बात तो नहीं हो जाती? हमारे पिंड की औरतों की हर रोज़ दुर्गत बनती है, पर तेरी तरह कोई सोग नहीं मनाता। नूरी भैंसों के लिए चारा डाल रही थी जब शादो उसके पीछे आकर बोली। अब मुझे ही देख लो, कल अब्बा ने लस्सी मांगी, मैंने जल्दी से बर्फ़ डाली कि ठंडी हो जाए, और जब जग उठाकर अब्बा के पास पहुंची तो जग हाथ से छूटकर धड़ाम से नीचे जा गिरा। शादो हंसते हंसते बोलने लगी। बस फिर क्या था, अब्बा ने दो चार लगा दी, मेरे ऊपर से अम्मा की बड़बड़। मैंने फ़ौरन जग उठाया और फिर से लस्सी बना लाई तो अब्बा की थप्पड़ भूल चुकी थी, हालांकि खासा भारी हाथ है अब्बा का। नूरी ने एक नज़र परांदे से खेलती शादो को देखा और चारा उठाकर भैंसों को डालने लगी। और पता है, आज मैं शीदो के सामने बोल पड़ी, वो भी गुस्से में था। झट लकड़ी उठाकर दे मारी, ये देख सीधी आकर यहाँ लगी। शादो ने शलवार जरा ऊंची की, टखने से कुछ ऊपर नील का निशान था। नूरी ने खामोशी से टोकरा एक तरफ रखा और शादो के पास आकर बैठ गई। शादो, कभी तेरे भाइयों ने तुझे फसलों में काम करने को कहा? नूरी ने गौर से शादो को देखा। वो जो टाली के साथ झूल रही थी फौरन सीधी हो गई। अल्लाह सलामत रखे मेरे तीनों वीरों को, मुझे भला क्यों खेतों में काम करने को कहेंगे? अच्छा, जब तू इधर से जाएगी तो वो तुझ पर शक नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं कि किससे मिलकर आ रही है? शक ही तो सही मुझ पर, अब्बा तो खड़े खलोते इन ज़मीन में गाड़ देंगे। शादो के लहजे में पूरा यकीन था। अच्छा चल ये बता, ये चूड़ियाँ तुझे किसने दी हैं? नूरी ने उसकी कलाई में पड़ी सुर्खो सब्ज चूड़ियों को देखा। ये तो उस दिन जब बड़े भाई से लड़ाई हो गई थी मेरी, 3 दिन तक नहीं बोली उससे। वो शहर गया तो मेरे लिए ये चूड़ियाँ ले आया, कहने लगा पगली। मुझसे नाराज़ ना हुआ कर। शादो के चेहरे पर भाई की मोहब्बत का मान छलक रहा था। बस शादो, इन्हीं चीज़ों का सोग मनाती हूँ मैं। नूरी ने सूरज के सुर्ख थाल को दरख्तों के पीछे गुम होते देखा। मेरा
भरा सहमत है, मगर मैं खेतों में काम करती हूँ और जब भैंसों को चारा डालने में कुछ देर हो जाए तो उसकी जुबान से निकलते शक के नाग मेरे अंदर जहर ही जहर भर देते हैं। और पता है, कोई हाथ मुझे उस नाग से बचाने के लिए आगे भी नहीं बढ़ता, और जब बढ़ता है तो उस वक्त जब मेरा पूरा जिस्म नीलो नील हो चुका होता है। बस इसी का सोग मनाती हूँ। शादो, नूरी के लहजे में बहुत दुख था। शादो बस चुपचाप बैठी उसे देखती रही। उसे तो नूरी हमेशा से ही बहुत अजीब लगती थी। अनजानी बातें, अजीब व गरीब ख्यालात। कभी कभी शादो उसकी बातों को समझ ही ना पाती। अब भी उसे समझ नहीं आ रही थी वो नूरी को दिलासा कैसे दे, इसीलिए वो खामोश बैठी नूरी की खुली आंखों को तकती रही, जिसके किनारों पर सुरमई शाम उतर चुकी थी। नूरी, ओ नूरी, किसी ने पीछे से पुकारा तो उसका ध्यानती चलाता हाथ रुक गया। उसने पलटकर देखा तो माथे पर तेवरियों का जाल सा बन गया। क्या बात है सामल? उसने दुपट्टा कांधे पर फैलाते हुए पूछा। नूरी, ये मैं तेरे लिए लाया था। सामल ने जेब से हाथ निकालकर उसके सामने किया। छोटे से लिफाफे पर चिकनाई के दाग नुमाया थे। ये क्या है? वो ना, असल में मैं पावजे की दुकान पर गया था तो तेरे लिए ये बर्फी ले आया। सामल ने झिझकते हुए लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया। नूरी ने कड़े तेवरों से उसे घूरा। सफ़ेद शलवार पर मोतिया रंग की कमीज पहने, बालों को तेल लगाकर सलीके से बनाए, वो चेहरे पर मासूमियत लिए खड़ा था। नूरी की नज़रों में एक लम्हे के लिए नरमी का तासुर उभरा, मगर फिर फौरन करखत हो गई। सामल, तू मेरे पास मत आया कर। नूरी की आवाज़ बहुत धीमी थी। क्यों नूरी? सामल ने हैरत से पूछा। राई का पहाड़ बनने में देर नहीं लगती, और अगर किसी ने देख लिया तो बात मेरे घर तक पहुंच जाएगी, और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो फिर तू मान जाना, मैं किसी रोज़ अम्मा को तेरे घर भेज देता हूँ रिश्ते की बात करने। सामल के लहजे में लजादत थी। ओ, तुझे कितनी बार बता चुकी हूँ, ज़ात बिरादरी से बाहर रिश्ते नहीं होते, फिर ख्वामखा एक बात के पीछे क्यों पड़ा है? अब जा यहाँ से, वहाँ से काम करने हैं मुझे। नूरी की दरांती पहले से भी तेज़ चलने लगी और घास कट कट कर नीचे गिरती रही, सामल की उम्मीदों की तरह। नूरी, सामल ने एक बार फिर पुकारा, मगर नूरी हस्बे साबिक गूंगी बहरी बन गई थी। अच्छा नूरी, चल ये तो ले ले। उसने लिफाफा नूरी की तरफ बढ़ाया। नूरी ने चुपचाप घास का गट्ठा उठाया, एक नज़र उस पर डाली और आगे बढ़ गई। पगडंडी से मुड़ते हुए उसने पलटकर देखा, वो अभी तक वहीं खड़ा था, साकिर तो सामल, किसी सदियों पुराने दरख्त की तरह जिस पर खज़ां की आमद हो और उस पर बसने वाला आखिरी परिंदा भी किसी और देश की तरफ उड़ान भर चुका हो। थकी मांदी शाम जैसे बहुत लंबी मुसाफत तय करके लौटी थी और अब कच्ची छतों से होकर नीचे दीवारों से होती हुई आंगन में आ ठहरी थी। चक्की की कूकू की उदास आवाज़ की तरह फजा में रची बसी हुई थी। नूरी कच्ची सीढ़ियों पर आसमान पर नजरें जमाए बैठी, जैसे तमाम तर सुरमई परछाइयों को अपने अंदर जज्ब कर चुकी थी। सहन में पानी का छिड़काव किया जा चुका था। कच्ची मिट्टी की मानूस खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। नूरी, चारपाइयाँ बिछा ले, तेरा बा आता होगा। बेबे की आवाज़ पर्दे के पीछे से उठी। मैंने आटा गूंद रखा है, रोटियां पका ले, मैं बर्फ लेकर आती हूँ। पानी ठंडा ना हो तो सुल्तान खामखा ही गले पड़ने लगता है। बेबे ने पल्लू से बंधे रुपए खोले और बाहर निकल गई। नूरी चूल्हे में लकड़ियां डालकर आग जलाने लगी। सुलगती लकड़ियों को फूंके मारते हुए बेतहाशा धुएं की वजह से उसका हल्क कड़वाहट से भर गया और आंखों से पानी बहने लगा। जब बेबे वापस आई तो नूरी ने अभी पहली रोटी ही तवे पर रखी थी। अरे नूरी, ज़रा तेज़ हाथ चला लिया कर, घंटे भर से अभी तक एक रोटी भी नहीं पकाई तूने। आग नहीं जल रही थी। नूरी ने आटे का पेड़ा बनाया। हाँ, तो ज़रा जल्दी काम शुरू किया करना। अब मर्दों को बाहर से आकर अगर घर में रोटी भी ना मिले तो गर्मी तो खाएंगे ना। अम्मा ने बर्फ़ तोड़कर मटके में डाली। हाँ, मर्द बाहर से मजदूरी करके आ रहे हैं ना। अब्बा चौधरियों की बैठक में हुक्का पी पी कर थक गया होगा और तेरा धड़ल्ले वाला शेर जवान पुत्र रघु के डेरे पर ताश खेल खेल कर रेडियो सुन सुनकर निढाल हो गया होगा। वो कुछ ना बोली, बस खामोशी से कड़वा धुआं हलक से नीचे उतारती रही। जरा देर बाद निका भरा आ गया। कहाँ मर खप गए हो सब? वहाँ जानवर भूख से बिलक रहे हैं, कभी इनका भी पूछ लिया करो। वो अकड़ी गर्दन लिए बाहर खड़ा था। नूरी अभी चारा डालकर आती है। बेबे ने सालन और रोटी की चिंगेर चारपाई पर रखी तो वो हाथ मुंह धोकर खाना खाने लगा। कभी ईसाई लोग की खबर भी ले लिया करो, हर वक्त बच्चों के आगे आगे भाग रहे हो। मासी नजीरा बड़े भरा का बाजू पकड़े बोलते हुए बाहर से आई। परसों से देख रही हूँ, न खाना न पीना। इस अल्लाह लोग को क्या खबर, भूख प्यास की खुद ही ख्याल करके खिला पिला दिया करो। ऐसे तो ढोर डंगरों को भी भूखा नहीं रखते, तुम लोगों ने जैसे इस गरीब को छोड़ रखा है। मासी नजीरा लगी लिपटी रखना नहीं भूलती थीं। नूरी ने रोटियां दस्तरखान में लपेटी और दरवाजे से बाहर निकलते हुए देखा। वड्डे भरा के कपड़े मट्टी में अटे हुए थे। स्याह बेतरतीब दाढ़ी में जा बजा तिनके फंसे हुए थे। राल टपक टपक कर कमीज के गिरेबान को तर कर रही थी और वो अहम सहन में बैठा सबकी तरफ मुस्कुरा मुस्कुरा कर देख रहा था। ना मासी नजीरा, वो भूखा है तो तुझे क्यों तकलीफ हो रही है? निके भरा ने हंसबे आदत टेढ़ी बात ही की। मुझे क्यों होने लगी तकलीफ जब इसको जन्म देने वाली को रत्ती बराबर परवाह नहीं, तो मेरी तरफ से भले कई कई दिन भूखा रहे। मुझे तो बस खुदा से डर लगता है, बच्चों को तंग करते देखा तो यहाँ ले आई। मासी नजीरा भड़कने लगी। अच्छा मासी, बहुत अच्छा किया। बेबे उसको ढूंढने निकली ही वाली थी।
नूरी ने नरमी से मासी नजीरा को कहा तो वो मुंह बनाती बाहर निकल गई। नूरी ने बड़े भरा को बाजू से पकड़कर उठाया और नलके तक ले आई और उसका मुंह धोने लगी। सच कहती है मासी नजीरा, इससे ज़्यादा तो हम ढोर डंगरों का ख्याल रखते हैं। इन्हें चारा भी, पानी भी, खली भी, और ये जीता जागता इंसान 3 वक्त का खाना खाते हुए शायद ही हमें इसका ख्याल आया हो। बेकार है ना? शायद इसीलिए जैसे कोई जानवर फ़ायदेमंद रहे तो औने पौने दामों बेच दिया जाता है, और ये गरीब तो बेदाम है, बेमोल। पिंड की गलियों में रुलता हुआ साईं, अल्लाह लोग, वो बड़े भरा के हाथ पांव साबुन से मलमल कर धोते हुए सोती रही और बड़ा भरा पानी में बनते साबुन के बुलबुलों को बनते और फूटते देख मुस्कुराता रहा। समरी, ए नूरी, उठ जा जल्दी, दिन भर की थकी हारी। नूरी नींद में धत पड़ी थी जब बेबे ने उसे झंझोड़ डाला। क्या हो गया है? वो हड़बड़ाकर उठी। बेबे कुछ ना बोली, अलबत्ता बारिश के 2 मोटे मोटे कतरे उसके चेहरे पर गिरे तो अपने सवाल का जवाब उसे खुद ब खुद मिल गया। ओ साईं, अंदर चल, बारिश आ गई है। बेबे बड्डे भरा को बाजू से पकड़कर उठाने लगी। नूरी ने सारे बिस्तर उठाकर कमरे में चारपाई पर रखे और चारपाइयाँ घसीटने लगी और साईं बारिश देखकर गोल गोल घूमने लगा और तालियां पीटने लगा। ओए, ये कौन सा वक्त है धमाल डालने का? चल अंदर। बेबे ने चिढ़कर उसे अंदर धकेला। नूरी ने दोनों मटके उठाकर पात में रखे और सहन के आखिरी कोने से सूखी लकड़ियां उठाने लगी। बेबे, सुल्तान किधर है? नूरी को अचानक ही ख्याल आया। अब्बा तो 2 रोज से अपनी बहन के पास गया हुआ है, कह रहा था आज रघु के डेरे पर रहेगा। सब चीज़ें समेटकर वो भी कमरे में आ गई। अल्लाह माफ़ करे साईं, बैठा रहे, यहाँ क्यों बार बार बाहर भागता है? बेबे के लहजे में मखसूस उकताहट थी। उसने साईं को बाहर जाने से सख्ती से रोक दिया था। साईं किसी प्यासे सहरा की तरह बारिश में अपना तन मन भगोने को बेकरार था। बेबे, जाने देना उसे, ये कौन सी सर्दियों की बारिश है जो ठंड लग जाएगी? खुश होने दे उसे, जा साईं। नूरी ने मुस्कुराते हुए साईं को बाहर जाने का इशारा किया तो वो झट कमरे से बाहर निकल गया। बारिश में भीगते हुए गोल गोल घूमकर वो तालियां बजाने लगा। खुशी के इस अंदाज को नूरी साईं के खिलखिलाते चेहरे पर बारिश की ओट से देखने लगी। उसे लगता था खुशी साईं के अंदर से खुद ब खुद फूटती है, जैसे बरसात के दिनों में कच्ची मिट्टी से खुद ब खुद बेशुमार कोंपलें निकल आती हैं। ऐसे ही साईं के मन से खुशी अपने आप ही सर उठाने लगती है और उसे मस्त कर देती है। बेबे, क्या हम साईं की तरह खुश नहीं रह सकते? उसकी आवाज़ में हसरतों का एक हजूम था। बेबे ने कोई जवाब नहीं दिया। कमरे के सिलन ज़दा खामोशी से सिर्फ टिप टिप की आवाज़ उभर रही थी। उसने सर उठाकर छत को देखा और बाल्टी लाकर रिसने वाले कोने के नीचे रख दी। हाय, मैं मर गई, कोई ख्याल उसके जहन में आया और वो एकदम उठ बैठी। क्या हुआ? बेबे ने बुझती बिजली में उसके परेशान चेहरे को देखा। ओ बेबे, दोनों भैंसें तो बाहर ही बंधी रह गईं। क्या यार, अब कैसे? बेबे तड़प कर चारपाई से उतर आई। शाम को जब मैं चारा डालने गई थी तो मैंने दोनों को ही बाहर बांध दिया था। हाय तेरा सत्यानाश नूरी, इस बारिश में वो मरे ना तो बीमार ज़रूर पड़ जाएंगी। बेबे को होश ना रहा और वक्त की तंगी में रोटी से भी जाएंगे। हाय, अब क्या करें? बेबे दोनों हाथ मलने लगी और फिर बाहर को भागी। नज़ीरा, नी बहन नज़ीरा। बेबे सीढ़ी पर चढ़कर हमसाई को पुकारने लगी। नज़ीरा, कालू है घर पे? तेज़ हवा में मासी नज़ीरा ने ना जाने क्या कह रही थी। बेबे के कान में सिर्फ नहीं का लफ्ज़ पड़ा। हाय, कालू भी घर नहीं है। बेबे का बुरा हाल था। पाई पाई जोड़कर उसने ये 2 भैंसें खरीदी थीं। दूध बेच बेच कर ही तो घर चल रहा था, वरना अब्बा की ज़मीन का 5 टुकड़ा तो शायद इन्हें भूखों मार देता। नूरी ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर भागकर एक चादर उठाई और ओढ़ ली। ये तू किधर जा रही है? बेबे ने उसे बैरूनी दरवाजे की तरफ लपकते देखा। मैं अभी आती हूँ बेबे। अरे, इतनी रात को बारिश में? बेबे ने उसे रोकना चाहा मगर वो दहलीज पार कर चुकी थी। बेबे को और कुछ सूझा नहीं तो साईं को उसके पीछे धकेल दिया। साईं, नूरी के साथ जा, खबरदार अगर इधर उधर भागा तो। और साईं किसी सिखाए हुए जानवर की तरह नूरी के पीछे हो लिया। रास्ते में कहीं बिजली कड़कती तो वो सहम जाता। नूरी ने मजबूती से उसका हाथ पकड़ लिया और सर झुकाकर भागती हुई भैंसों के कोठे तक जा पहुंची। ये कच्चा कोठा घर से कुछ फासले पर था। करीब पहुंचकर वो ठटक गई। कोई था जो भैंस को खूंटे से खोलकर कोठे की तरफ धकेल रहा था। कौन है? उसने बारिश के शोर में पुकारा। मैं हूँ नूरी, जानी पहचानी आवाज़ थी। तू यहाँ क्या कर रहा है? सामल, वो तेज़ कदमों से चलती उस तक पहुंची। अपने जानवरों को देखने आया था। रास्ते में तेरी भैंसें बाहर बंधी देखी तो सोचा अंदर कर दूं, मगर ये तो अपनी जगह से हिलती ही नहीं। हाँ, अपने मालिक की पहचान रखती हैं ये। उसने रस्सा सांवल के हाथ से लेकर भूरी को पुकारा तो वो झट उसके पीछे चल दी। रस्सी को मजबूती से खूंटे से बांधते हुए उसने कनखियों से सांवल को देखा जो दरवाजे के बीचों बीच खड़ा था। उसे साईं का वजूद गनीमत महसूस हुआ। तू जाता क्यों नहीं? उसने काली का रस्सा खोला। तू फारिग हो जा, तुझे घर तक छोड़ाऊं। पहले भी साईं के साथ आई थी, अब भी इसी के साथ चली जाऊंगी, उसने कदरे दुर्चित लहजे में कहा। मगर वो अपनी जगह जमा रहा। जब फारिग होकर साईं का हाथ थामकर वापस हुई तो वो बराबर आ गया। नूरी घबराकर इधर उधर देखने लगी। क्यों इतना डरती है नूरी? भला इतनी बारिश में कौन तेरी निगरानी कर रहा है? सांवल चिढ़ गया था।
नूरी कुछ ना बोली। सांवल घर से जरा पीछे रुक गया था। नूरी ने घर का दरवाजा खोलते हुए मुड़कर देखा। बरसती बारिश में वो किसी हेवले की मानद लग रहा था। ये छोटा सा सफर चंद घड़ियों का साथ तहफ़्फ़ुज़ का नरम गरम एहसास उसके हिसार में लिए हुए था। बेअख्तियारी मध्यम सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर दर आई और वो दरवाज़ा खोलकर घर में दाखिल हो गई। हाय, इतनी काली घोर अंधेरी रात और वो तूफान। नूरी तो अकेली भैंसों के कोठे तक चली गई। तुझे डर नहीं लगा? सुबह नूरी ने शादो को बताया तो वो हैरत से आंखें फाड़े चीख उठी। डर कैसा? और फिर मैं अकेली कब थी? नूरी ने बहती नदी में झुककर उंगलियां डबो दी। अकेली नहीं थी तो फिर कौन था साथ? शादो ने हैरत से उसे देखा। उसकी सांवली रंगत में कैसा हुस्न दर आया था, उजले दिन की तरह बेहद खूबसूरत। एक हल्की मुस्कुराहट उसके होंठों पर खिल रही थी। नूरी उसकी बात पर एकदम चौंक गई। शादो इस्तेफामिया नज़रों से उसे देख रही थी। वो साईं था ना मेरे साथ? तौबा तौबा। शादो को नूरी के जवाब पर बड़ी मायूसी हुई। उसे मुंह बनाते देखकर नूरी खिलखिलाकर हंस दी। नूरी, ये तुझे आज हुआ क्या है? शादो ने पहली दफ़ा उसके चेहरे पर सच्ची खुशी का अक्स देखा था। मुझे बहुत आहिस्तगी से नूरी के होंठों से मुस्कुराहट गायब हुई। पता नहीं शादो, मुझे तो खुद नहीं पता। उसने दरख्त के तने से टेक लगाकर आंखें बंद कर लीं। मैं तुझे क्या बताऊं शादो, मैं जो अपने दिल की खिड़कियां बड़ी मजबूती से बंद रखती हूँ, सांवल की जोर और मोहब्बत ना जाने कहाँ से अपने लिए रास्ता तलाश करती हुई मेरे दिल तक आ पहुँचती है। फिर मुझे खुद पर अख्तियार नहीं रहता। मेरा दिल चाहता है मैं सांवल की मोहब्बत का एक फूल चुनकर अपना दामन भर लूँ। पर मैं ये भी जानती हूँ शादो, क्या ये बहार मेरे आंगन में नहीं उतर सकती? कभी भी नहीं। बारिश की नरम फुहार के बाद सूरज एकदम ही चमकने लगा था। शादो हैरत से नूरी के चेहरे के बदलते रंगों को देखती रही। बेबे, नूरी किधर है? शादो ने अंदर दाखिल होते ही बेबे से पूछा। ऊपर है, छत की लेपा पोती कर रही है। उस दिन बारिश हुई थी, सारी छत जगह जगह से टपकने लगी थी। बेबे आम काट रही थी। अचार डालने के लिए शादो सीधी छत पर चली आई। नूरी के दोनों हाथ कलाइयों तक मट्टी से लिथड़े हुए थे और वो बड़ी महारत से चिकनी मट्टी छत पर लगा रही थी। ओ शादो, वो शादो को देखकर ज़रा मुस्कुराई। तुम तो अच्छी खासी मसरूफ़ हो। शादो ने मुंह बनाया। क्यों, कोई काम है? नूरी ने मट्टी पर हाथ फेरते हुए उसे हमवार किया। हाँ, हवेली जाना था, बाजी शमसा के पास। बाजी शमसा आई हुई है यहाँ? उसने चौंक कर चौधरियों की बेटी का पूछा। हाँ, वो तो कई दिनों से आई हुई है, तुम्हें पता ही नहीं? शादो को काफ़ी हैरत हुई। हाँ हाँ, वो तो मुझे पता है। अब्बा बता रहा था कि चौधरी सिकंदर अब मुस्तकिल यहाँ आ गया है और सारी ज़मीनों की देखभाल वही करेगा। नूरी ने झट शादो को टोक दिया ताकि वो हस्बे आदत फिर से राम कहानी न सुनाने लगे। जाहिर है चौधरी मुनव्वर के बाद उनका बेटा ज़मीनें नहीं संभालेगा तो और कौन करेगा? ओहो, मेरी तो मत मारी गई। मैं तो ये कहने आई थी कि तुम भी साथ चलो। मैंने बाजी शमसा के कपड़े सिए थे, वो देने जाना है। इकट्ठे दे आते हैं, साथ ही तू बाजी से मिल लेना है। नूरी ने कुछ लम्हे के लिए सोचा। अच्छा, फिर तू बेबे से पूछ जाकर, अगर वो मान गई तो मैं चली जाऊंगी। ये भी कोई बात है? मैं अभी पूछ लेती हूँ, तुम फ़ौरन नीचे उतरो। शादो जल्दी से कहते हुए नीचे भाग गई। वो दोनों हवेली के बड़े से अहाते में दाखिल हुई तो शादो ने ज़ोर से कोहनी मारकर नूरी को मुतवज्जो किया। क्या हुआ? नूरी ने बिगड़ कर पूछा तो शादो ने मुस्कुराते हुए सामने इशारा किया। बड़ी सी जीप के पास खड़े चौधरी सिकंदर को देखकर उसने तमही नज़रों से शादो को घूरा तो वो मुंह पर दुपट्टा रखकर दबे दबे हंसने लगी। सलाम पा। सिकंदर शाह को खुशदिली से सलाम किया। सिकंदर ने बेहद सरसरी सी नज़र उन पर डाली और सर के इशारे से सलाम का जवाब देकर दोबारा ड्राइवर की तरफ मुतवज्जो हो गया। वो दोनों अंदरूनी दरवाज़ा पार करके बाजी शमसा के पास आईं। आओ शादो, मैं तो कल से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। और नूरी, तुम सुनाओ, तुम्हारी बेबे का क्या हाल है? बाजी ने पूछा। अल्लाह का शुक्र है बाजी, आप सुनाएं, ससुराल में सब खैरियत है ना? हाँ, सब ठीक ठाक है। तुम लोग बैठो, मैं ज़रा ये कमीज़ पहनकर देख लूँ। बाजी शमसा कपड़ों का जायज़ा लेते अंदर चली गई। नूरी कमरे की चीज़ों का जायज़ा और शादो का रुका तो बस तबसरा सुनने में मसरूफ़ थी। बस शादो, बाकी सब तो ठीक है। कमीज़ ज़रा लंबी है। उसने एक कमीज़ अलग करके शादो की तरफ उछाली। मशीन के पास से सुई धागा ले लो और अभी इसकी तुरपाई कर दो। मेरी बहन, तुम फारिग बैठी हो, ज़रा सर में तेल की मालिश ही कर दो, हर वक्त दर्द रहता है। बाजी शमसा ने तेल की शीशी उठाकर नूरी के हाथ में दे दी। मेरा ख्याल है पिछले बाग में चलें, बहुत अच्छी हवा चल रही है। नूरी बाजी शमसा के पीछे और शादो सुई धागा लिए नूरी के पीछे पीछे चल दी। हाय बाजी, ये बाग का क्या हाल बना रखा है? शादो ने पिछला बाग देखकर हैरत से कहा। और क्या हाल होना है, बाग की रखवाली करने वाले दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। बाजी शमसा माँ बाप का जिक्र करते हुए अफसरदा हो गईं। अल्लाह हयाती दे, सिकंदर आया है ना, उसे कहूँगी सारी घास कटवा दे। नहीं? हाँ तो और क्या, ऐसे लगता है घर में कोई बसता ही नहीं। शादो ने फ़ौरन हाँ में हाँ मिलाई।
کیونکہ باغ میں اگی ہوئی گھاس اور کیاریوں میں جھاڑ جھنکار اسے سخت ناگوار لگ رہے تھے۔ باجی شمسا، گھاس کٹوانی ہے تو میں کاٹ لوں گی۔ نوری نے للچائی نظروں سے سبز گھاس کو دیکھا۔ تم نے کیا کرنی ہے؟ باجی شمسا نے پوچھا۔ شادو نے ہنسے ہوئے دانت نکال دی۔ کھانی ہے۔ نوری نے اسے خفگی سے گھورا۔ اچھا تو پھر نکے بھرا کو کھلانی ہوگی، بکواس نہ کر زیادہ۔ نوری کو اس کا مذاق ایک آنکھ نہ بھایا۔ اپنی زمین پر چارہ ختم ہونے والا ہے، پھر کسی سے ادھار لینا پڑے گا۔ اتنی زیادہ گھاس ہے، کاٹ لوں تو بھینسوں کے 1-2 دن کا گزارا ہو جائے گا۔ نوری نے باجی شمسا کے لمبے بالوں کی چٹیاں بنانی شروع کر دی تھی۔ اچھا تو یوں کہو نا، بھینسوں کے لیے لے جانی ہے تو لے جاؤ، ہمارے کس کام کی؟ باجی کی اجازت پر نوری بے اختیار مسکرا دی۔ اور نوری اپنی بیبے سے کہہ اب تیری شادی کی فکر کرے، یہ باہر کے دھندے اپنے باپ بھائی کے سپرد کر دے۔ آخر کب تک تو ہڈیاں رگڑتی رہے گی؟ پہلے ساری عمر تیری بیبے باہر دھکے کھاتی رہی، اب تو… باجی کہتی رہی اور نوری خاموشی سے لٹکتے بالوں میں کنگھی کرتی رہی۔ سانول کی شبیہ اس کی آنکھوں میں لہرائی تو اس نے سر جھٹک دیا۔ شادو، اپنے منگیتر کا حال سنا۔ باجی نے شرارتی نظروں سے شادو کو دیکھا۔ کیا بتاؤں باجی، سچ میں اس کے ہاتھوں بڑی تنگ ہوں، منگنی کرا کے بیٹھ گیا ہے، شادی کی کوئی فکر ہی نہیں۔ شادو نے بے دھیانی میں راز افشا کر دیا، مگر پھر فوراً دوپٹے میں منہ چھپا لیا۔ چودھری سکندر سو کر اٹھا تو کافی دیر تک بستر پر کروٹیں بدلتا رہا، پھر کمرے میں چہل قدمی کرتے ہوئے اس نے پچھلے باغ کی طرف کھلنے والی کھڑکی کھول دی۔ برسات کے موسم میں کمروں میں گھٹن اور کسل مندی بڑھ جاتی ہے اور باہر کی فضا ایک دم خوشگوار ہو جاتی ہے۔ اس نے باغ میں جھومتے درختوں کو دیکھ کر سوچا۔ آسمان پر سیاہ بادل تیزی سے چھا رہے تھے۔ باغ سے آتی ہوا میں سبز گھاس کی مہک اور گاؤں کی کسی ناری کے بدن کی کنواری خوشبو اس کے چہرے سے ٹکرائی تو بالوں میں حرکت کرتی انگلیاں ایک لمحے کو رک گئیں۔ نظریں بے اختیار باغ کے ایک کونے میں متحرک نسوانی وجود پر جا ٹھہریں۔ شاید گاؤں کی کوئی لڑکی ہے، اس نے بے نیازی سے سوچا اور دلچسپی سے اس کے چلتے ہاتھوں کو دیکھنے لگا۔ وہ ایک ہاتھ میں مٹھی بھر گھاس لیتی اور برق رفتاری سے دوسرے ہاتھ میں پکڑی درانتی سے اسے کاٹ لیتی۔ یہ سب کچھ اس قدر روانی سے ہو رہا تھا کہ معلوم ہی نہ ہوتا کب گھاس کٹ کر نیچے گری اور کب نئی گھاس ہاتھ کی گرفت میں آ گئی۔ لمحوں میں وہ یہاں سے وہاں تک گھاس کاٹتی چلی گئی۔ چودھری سکندر کی نظریں اس کے ہاتھوں سے پھسلتی ہوئی چہرے پر جا ٹکیں۔ اس کے نقوش بے حد جاذب نظر تھے۔ دوپٹہ لاپرواہی سے گلے میں پڑا تھا۔ وہ بار بار سر اٹھا کر سفید بادلوں کو سیاہ بادلوں میں بدلتا دیکھتی اور ہاتھ مزید تیز چلنے لگتے۔ پھر اس نے درانتی ایک طرف رکھی اور باغ میں چھوٹی چھوٹی گھاس کی ڈھیریاں بنا کر ایک بڑی چادر میں رکھنے لگی۔ ہوا تیز ہو رہی تھی، وہ بھاگ بھاگ کر کٹی گھاس اکٹھی کرنے لگی۔ اس کا بدن کسی ڈال کی مانند نازک اور لچکیلا تھا۔ پتلی کمر اور الجھے بالوں کی چوٹی ناگن کی طرح بل کھا رہی تھی۔ چودھری سکندر کی نظروں کا زاویہ بدلا ہی نہیں تھا۔ گاؤں کی وہ معمولی سی لڑکی اب کسی جادوگرنی کی مانند اس کے حواس پر چھانے لگی تھی۔ اس کے اندر کا سرکش مرد جاگنے لگا تھا۔ اس نے وہاں سے ہٹنا چاہا، مگر وہ منظر کسی مقناطیس کی طرح اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ اس کی گرم سانسیں الجھنے لگیں اور ہاتھوں میں لرزش آ گئی۔ شیطانیت کا ایک طوفان تھا جو اس کے قدم اکھاڑ رہا تھا۔ نہیں سکندر حیات، ہوش کرو۔ اس کے دماغ نے نفس کے منہ زور گھوڑے کی لگام کھینچنے کی کوشش کی، مگر شیطان پوری طرح غالب آ چکا تھا اور وہ خود کو روکنے کی کوئی کمزور سی کوشش بھی نہ کر سکا۔ قریب ہی کہیں بادل گرجا۔ نوری نے گھبرا کر آسمان کو دیکھا۔ کالے بادلوں نے آسمان کو اس طرح سے ڈھانپ رکھا تھا کہ شام رات سے مشابہ ہونے لگی تھی۔ او خدا، بیبے نے تو میری جان نکال دینی ہے، اللہ کرے نکا بھرا آج دیر سے آئے، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ وہ کام میں اتنی مشغول ہو گئی تھی کہ گھر کا خیال ہی نہ رہا۔ بس یہی لالچ تھا کہ کسی طرح ساری گھاس آج ہی کاٹ لے تاکہ کل تک بے فکر رہے۔ اس نے چادر کے چاروں کونے تھام کر مضبوطی سے گرا لگائی اور درانتی اٹھانے کو جھکی، مگر سیاہ چپل میں مردانہ پاؤں دیکھ کر فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ سلام چودھری صاحب۔ وہ چودھری کو اچانک سامنے دیکھ کر بوکھلا گئی۔ چودھری نے سلام کا جواب نہیں دیا تھا۔ نوری نے جھک کر درانتی اٹھا لی۔ یہ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے نظریں اٹھائیں۔ چودھری بے حد گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں ابھی تک نیند کا خمار باقی تھا۔ بال بے ترتیب ہو رہے تھے۔ قمیص کے کھلے گریبان سے سونے کی چین چمک رہی تھی۔ نوری نے گھبرا کر نظریں جھکا لیں اور فوراً گھاس کی گٹھی اٹھانے لگی۔ چودھری سکندر کی مخمور لہجے پر نوری نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے نزدیک چلا آیا، بے حد قریب۔ نوری نے اس کی سرخ آنکھوں میں کسی وحشی جذبے کو مچلتے دیکھا۔
अनजाने खतरे की घंटियां उसे अपने आसपास बजती हुई महसूस हुई। उसने बहुत तेजी से एक तरफ होकर निकल जाना चाहा, मगर उसका बाजू चौधरी सिकंदर की मजबूत गिरफ्त में था। नहीं चौधरी सिकंदर नहीं, उसने तड़प कर अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश की, मगर मुखालिफ उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर था। उसकी जोरदार चीख बादलों की घन गरज में दबकर रह गई। बाग के किसी घने दरख्त की सबसे ऊंची शाख से कोई शिकरा नीचे, बहुत नीचे आया था और बारिश में भीगी एक कमज़ोर चिड़िया को बच्चों समेत दबोचकर दोबारा उड़ गया था। बेहद मगरूर और फातिहाना उड़ान थी उसकी। रात का ना जाने कौन सा पहर था जब उसने हवेली का पिछला दरवाज़ा खोला और रुख मोड़कर खड़ा हो गया। वो अपने टूटे भरे वजूद को समेटती लड़खड़ाती हुई बाहर निकल गई। बादल अभी भी जोर शोर से पानी बरसा रहे थे। मौसलाधार बारिश ने उसके खंडर वजूद को गिराने की पूरी कोशिश की थी। ठंडी यखबस्ता हवा ने भी उसे कोई रियायत नहीं बरती थी। ना जाने किस तरह गिरती पड़ती वो घर तक पहुंची, इससे पहले कि वो जोर जोर से दरवाज़ा पीटती। अचानक ही कोठा खुला और किसी ने उसे बाजू से पकड़कर अंदर घसीट लिया। कहाँ दफा हो गई थी मरन जोगी? बेबे ने उसके 2 तमाचे मारे। कौन सा वेला आ गया? कहाँ मर खप गई थी तू? बोलती क्यों नहीं? किसके साथ मुंह काला करके आ रही है? उसने दीवार का सहारा लेना चाहा, पर बेबे उसे घसीटती हुई कमरे तक लाई, धक्का देकर चारपाई पर गिराया और दरवाजे की कुंडी चढ़ा दी। तेरा बाप 2 बार पूछ चुका है, अगर वो इधर कमरे में झांक लेता तो मेरे झूठ बोलने पर फुटकार देता और बाहर निकाल देता। शुक्र कर सुल्तान घर नहीं था, वरना आज जिंदा गाड़ देता तुझे, ज़मीन में टुकड़े कर देता। बेबे का गुस्सा अरूज पर था। बताती क्यों नहीं कलमोही, कहाँ से आई है तू? उसने आगे बढ़कर चारपाई पर ऊंधी पड़ी नूरी को एक झटके से सीधा किया तो चौधरियों की हवेली में घास काटने गई थी। फिर बेबे अचानक दरमियान में रुक गई। लाइट की जर्द रोशनी में नूरी का चेहरा किसी लाश की मानद लग रहा था। नीले होंठ लट्ठे की तरह सफ़ेद रंगत और खुली खुली बेजान आंखों में ऐसी वीरानी थी जैसे किसी भरे पूरे जंगल को आग लगा दी गई हो और उसकी बंजर ज़मीन अपनी खाली गोद देखकर पथरा गई हो। बेबे ना चाहते हुए भी हकीकत जान गई थी। मुंह पर हाथ रखे वो खौफजदा अंदाज में नूरी से दूर हट गई। नूरी, बेबे के लहजे में बेयकीनी के सिवा कुछ नहीं था। नूरी, तेरे साथ कुछ नहीं हुआ ना? नूरी बता। वो ना जाने किस उम्मीद पर पूछ रही थी, मगर दूसरी तरफ सिर्फ खामोशी थी, बेहद सर्द और मुर्दा खामोशी। बेबे दीवार के साथ लगकर नीचे बैठ गई, मुंह पर चादर रखे अपनी चीखें रोकती बेहाल हो गई थी। नूरी, नूरी, अब्बा ने बाहर से उसे पुकारा। उठ जा, दिन चढ़ गया है, कोई पानी का बंदोबस्त कर दे। दरवाजे के बाहर अब्बा ने कहा और फिर नलके पर जाकर मुंह हाथ धोने लगा। बेबे ने गर्दन उठाकर देखा। वो जूं की तूं अपनी चारपाई पर बेसुध पड़ी थी। रात भर उसके वजूद में कोई जुम्बिश न हुई थी। आंखें सामने दीवार पर जमी थी। यूं लगता था रात भर उसने पलक भी न झपकी थी। नूरी, बेबे ने घबराकर उसे आवाज़ दी। नूरी ने बेहद आहिस्तगी से आंखें बंद कर लीं। वो माँ का सामना नहीं कर सकती थी। बेबे चुपचाप उठकर बाहर निकल गई। नूरी नहीं उठी अभी तक? अब्बा ने पूछा। बुखार है उसे, बेबे ने भराई आवाज़ में कहा। अब्बा ने उसकी बात पर ख़ास तवज्जो न दी और कुल्ली करके बाहर निकल गया। बेबे लड़खड़ाते कदमों से आंगन में चकराने लगी। बारिश कब की थम चुकी थी और फलक में उजाला हर तरफ फैल चुका था। उजाला धीरे धीरे आंगन में उतरने लगा तो नूरी का सोया जिस्म रफ्ता रफ्ता जागने लगा। उसने कर्ब से आंखें बंद कर लीं। सारी रात वो किसी साइंस लैब की लाश की तरह बेजान पड़ी हुई थी। मैं इतनी कमज़ोर कैसे हो गई थी कि वो लाल रूहानी दरिंदा मुझ पर काबू पा गया? क्या हो गया ये मेरे साथ? क्यों भला मैं इतनी ही कमज़ोर थी? मैंने उसका चेहरा क्यों ना नोच डाला? अपने दांतों से उसे झंझोड़ क्यों ना डाला? कैसी लड़की हूँ मैं, तूफ़ है मेरे जीने पर। वो सारे इल्ज़ाम अपने सर लेकर ख़ुद को मुजरिम ठहराती रही। या अल्लाह, कुछ नहीं मांगूंगी तुझसे, बस दूसरा सांस आने से पहले मुझे उठा ले। मुझे अभी इसी लम्हे मौत दे दे, मुझे नहीं जीना। वो इर्द गिर्द फैलती रोशनी से खौफजदा हो रही थी। कैसे सामना करेगी सबका? इतनी जिल्लत भरी ज़िंदगी कैसे जी पाएगी? सूरज खौफ का एक कहर बनकर तलू हो रहा था। कैसा बुखार है, उतरने का नाम ही नहीं लेता। मैं तो कहती हूँ शहर ले जाओ। छोड़ो भाई इस इलाज को, पीर साईं के दरबार पे चलो। मुझे तो किसी चीज़ का असर लगता है। वो आंखों पर बाजू रखे चुपचाप गांव की औरतों के मशवरे सुनती रहती। बेबे सबसे नज़रें चुराती। वैसे अब तो ठीक है, कमज़ोरी नहीं जाती। बेबे मरे मरे लहजे में बहाने बनाती रहती। और एक दिन जब शादो उसके पास से उठकर गई तो बेबे तिलमिलाती हुई उसके पास आई।
अब उठ जा बिस्तर से, क्यों सारे जहान को शक में डालती है? अच्छी भली है तू, कब तक सोग मनाती रहेगी? बेबे का लहजा तल्ख था और नजरों में इतनी हकारत थी कि नूरी को खुद से घिन आने लगी। और उस रोज जब वो छत के कड़ियां गिनती गिनती सेननज़दा दीवारों से अपना दुख कहते कहते थक गई तो बाहर निकल आई। बेबे ने एक नज़र उसे देखा, कुछ बोली नहीं, लेकिन माथे पर सलवटों में इजाफा हो गया था। वो जोर जोर से कपड़ों पर डंडा मारने लगी। नूरी ऐसा ऐसा कदम उठाती बैरूनी दरवाजे की तरफ आई। कहाँ जा रही है? बेबे ने दुर्शत लहजे में पूछा। नूरी का दरवाज़ा खोलने को उठा हाथ खुद ब खुद पहलू में गिर गया। वो चुपचाप वापस पलटी और सीढ़ियों पर जा बैठी। बेबे ने एक नज़र उसे देखा, खाली आसमां की तरफ नजरें थीं, जैसे कुछ तलाश कर रही हो। स्याही माइल होंठ और अंदर को धसी हुई आंखें और रंग हल्दी की मानित जर्द। कितने दिनों से उसने ढंग से खाना नहीं खाया था। 2-4 लुकमों से ज़्यादा वो हलक से नहीं उतार पाई थी। न जाने जिंदा कैसे थी। माँ का दिल था, उसे देखकर दुख से भर गया। कपड़े छोड़कर बेबे बाहर निकल गई। ज़रा देर में वापस आई तो शादो साथ थी। शुक्र है अल्लाह का, मेरी सहेली बिस्तर से तो उठी। तुझे बाहर लेकर जाती हूँ। शादो खुशी खुशी उसका हाथ पकड़कर बाहर जाने को तैयार खड़ी थी। नूरी ने बेबे की तरफ देखा तो वो नजरें चुरा गई। नूरी के अंदर बहुत कुछ टूट चुका था। शादो बातें करती चहकती हुई उसके साथ जा रही थी और वो अजनबी सी नज़रों से हर चीज़ को देख रही थी। वही रास्ते, वही पगडंडियाँ, वही खेत, वही खलियान, मगर हर चीज़ बहुत अजीब, बहुत नई लग रही थी। रास्ते में आती जाती औरतें मुस्कुराकर उसका हाल पूछती, मगर उसे लगता जैसे उसकी बेबसी और बेइज्जती का मजाक उड़ा रही हों। खेतों में काम करते मर्दों की नज़रें उसे अपना वजूद छेदती महसूस हो रही थीं। शादो वापस चले? उसने घबराकर शादो का हाथ पकड़ लिया। अरे क्या हुआ? शादो ने हैरत से उसकी उड़ी हुई रंगत को देखा। अच्छा चल, पहले अपनी भैंसों का हाल तो पूछ ले। शादो ज़बरदस्ती उसे खींच लाई। भूरी और काला दोनों भैंसें उसे देखते ही बोलने लगीं। उसने प्यार भरी फीकी सी हंसी दोनों को दी तो वो उसका हाथ चाटने लगी। नूरी की आंखें भर आईं। जानवरों के प्यार का अंदाज अब भी वैसा ही था। उनकी आंखों में ना तमस्खुर था न तज़हीक। ये इंसान बेबे का पथराया हुआ चेहरा, ताना देती निगाहें, वो नज़रों में घूम गई। फिर वो कितनी ही देर शादो के साथ नदी पर बैठी रही। शादो हंसते हंसते किस्से सुनाती रही और वो अपने ही सोचों में गुम रही। ओ तूने कब तक चारपाई संभाले रखनी है? दोनों भैंसें भूख से मर रही हैं। ये देख ज़रा, दूध कितना घटा दिया है। उन्होंने निके भरा ने दूध वाली बाल्टी उसके सामने रख दी। वो चुपचाप चारपाई से उठी और कमरे से बाहर आ गई। नदी के किनारे छोड़ दिया कर, खुद ही पानी पी लिया करेंगी। अब्बा ने भी लुकमा दिया। तू अब यहाँ खड़ी क्या कर रही है? निके भरा ने तेवरी चढ़ाई। ऐसे मौक़ों पर वो बेबस हो जाती थी, वरना शायद साफ साफ कह देती, आज से घर से उसका निकलना बंद है। वो तो बचपन से ये काम करती आई है, अब ना जाती तो सब कुरीदने लग जाएंगे। कितनी खराबी की बात है। वो घर में बंद होकर रह गई है। वो चुपचाप बाहर निकल आई। भैंसों को खुला छोड़कर दरख्त से टेक लगाकर बैठ गई। कितनी उकता गई थी वो इस जिंदगी से। कभी दिल चाहता द्रांति उठाकर खुद को ज़िबा कर ले, कभी दिल चाहता भागती हुई नहर तक जाए और हमेशा हमेशा के लिए इस शर्मनाक ज़िंदगी से मुंह मोड़ ले। वो अपने ख्यालात में गुम थी जब साईं भागता हुआ आकर उसके पीछे छुप गया। चंद शरारती बच्चे उसके पीछे थे, मगर नूरी को देखकर वहीं से वापस पलट गए। साईं, इधर आकर बैठ जाओ। उसने साईं का हाथ पकड़कर सामने बिठाया। वो खामोखा हंसने लगा। क्या होता साईं, अगर तुम बिल्कुल ठीक ठाक होते, शादो के भाइयों की तरह। उसने बहुत हसरत से कहा, तुम मुझे घर से निकलने ही ना देते, भैंसों को खुद चारा डालते, खुद दूध दोहते, हर फसल मेरे बजाय तुम काटते। कितना अच्छा होता साईं, कितना अच्छा। फिर ना वो हवेली जा सकती और ना। उसके हलक में आंसुओं का गोला सा अटक गया। साईं ने एक नज़र उसकी भीगी आंखों को देखा। उसने फौरन रुख मोड़ लिया, जैसे डरती हो कि साईं उसकी आंखों में झांक कर सब जान लेगा। साईं ने जोर से एक कंकड़ नदी में फेंका। कितने ही पानी के छींटे नूरी को भिगो गए। साईं कलकारियां मारने लगा। एक लम्हे के लिए उसका दिल चाहा वो भी साईं की तरह मस्त हो जाए, लोग उसे मारें और वो हंस हंस कर बेहाल हो जाए। बारिश बरसे तो तालियां पीट पीट कर धमाल डालने लगे। हर तरफ से बेनियाज होकर नूरी नदी के पानी में बनते दायरों पर नजरें जमाए बैठी थी। तब सड़क से किसी गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। कदरे दूर से एक जीप आ रही थी और ये जीप पहचानने में नूरी को एक लम्हा भी ना लगा। जीप में बैठा वो शख्स
पुरहिद्दत उंगलियों का लम्स, जैसे उसकी उंगलियों का जहर, नूरी के वजूद को डसने लगा। वो एक झटके से उठी और तेजी से भागती हुई भैंसों के कोठे में घुस गई। साईं उसे भागते देखकर तालियां बजाने लगा। जरा सी देर में जीप वहां से गुजर गई। उसकी आवाज़ मदम होती चली गई। दीवार से लगी नूरी ने अपनी रुकी हुई सांस बहाल की। साईं बाहर खड़ा कहके लगा रहा था। नदी के पानी में दायरे बनते और फैलते जा रहे थे। रात हद से ज्यादा तारीक थी। वो घने जंगल में अनजाने खारदार रास्तों पर भागा जा रहा था। देवकामत दरख्त बदरूहों की तरह उस पर झुके हुए थे। पीछे भेड़ियों की आवाज़ें हद दर्जा खौफनाक थीं। वो कटे फटे जिस्म के साथ जंगल के ऐन वस्त में खड़ा रास्ता तलाश कर रहा था। अचानक शोर मचा। सैकड़ों हजारों सांप शोले उगलते उसकी तरफ बढ़ने लगे। वो बेहद खौफजदा हो गया। उसने भागना चाहा, मगर चिंगारती हुई हवा ने उसे एक ही थपेड़े में कहीं दूर धकेल दिया। अब वो एक चुटल मैदान में था और इर्द गिर्द हजूम, सर के बगैर लोगों का हजूम। रोते बहन करते कुरलाते लोग हाथ में पत्थर लिए उसकी तरफ बढ़ रहे थे। बचाओ बचाओ, उसने चीखना चाहा, मगर आवाज़ जैसे किसी मुर्दा परिंदे की तरह उसके अंदर ही दफन हो गई। एक ज़ोरदार नस्वानी कहका बुलंद हुआ। वह चौंक गया। हाँ, वही थी। हर धड़ पर उसी का चेहरा था और वो हंस रही थी। उसकी बेबसी का मजाक उड़ा रही थी। नहीं, उसने हाथों से अपना चेहरा छुपाना चाहा, मगर चेहरा ना था। नहीं नहीं, वो पूरी कुव्वत से चीखा और झटके से उठ बैठा। सांस धुंकनी की तरह चल रहा था। पूरा जिस्म पसीने से शराबोर था। कुछ देर तो समझ ही नहीं आया वो कहाँ है। दिमाग में जैसे कीड़े रेंग रहे हों। कुछ देर बाद होश बहाल हुआ। किस कदर भयानक ख्वाब था। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांप लिया। सांसों को हमवार करके उसने साइड लैंप ऑन किया, ग्लास में पानी भरा और गटागट पी गया, मगर अंदर जैसे कोई आग दहक रही थी। बेकरार होकर वो उठा। बाथरूम में जाकर पानी का नल खोल दिया। काफ़ी देर चेहरे पर पानी डालता रहा। फिर बाहर आकर बाग की तरफ खुलने वाली खिड़की खोल दी। हवा के हल्के झोंकों के साथ सब्ज घास की महक अंदर दाखिल हुई। वो चौंक गया। नजरें खुद ब खुद उस कोने पर जा ठहरीं जहाँ किसी डरे सिमटे कांपते वजूद की हिचकियों जैसी सिसकियां उभरीं। उसने घबराकर खिड़की बंद कर दी। क्या कर दिया मैंने? एक मासूम लड़की की सारी जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी। वह हाथों में सर गिराए बिस्तर पर ढह गया। वहाँ चौधरी सिकंदर सारी उम्र अपने किरदार की मजबूती पर मगरूर रहे और अब खुद ही इस गरूर को किरची किरची कर डाला। ज़ब्ते नफ्स का वो ज़ौम कहाँ गया जिस पर तुमने सारी ज़िंदगी अपने वक़ार की तामीर की? चौधरी सिकंदर हयात, तुम इंसानियत की बुलंद तरीन चोटी से मुंह के बल गिरे हो और तुम्हारा वजूद कीचड़ में धंस कर रह गया है। उसके अंदर कोई उसे लान तान कर रहा था। सिकंदर ने अपना चेहरा तकिए में छुपा लिया। तमाम उम्र हसीन परियां तुम्हारे गिर्द मंडलाती रहीं और तुम अपनी ज़ात के किले में मजबूत कुफ्र लगाए बैठे रहे, पर क्या फ़ायदा हुआ? शैतान ने ज़रा सा कदम बहकाया और तुम रेत की दीवार की तरह लम्हों में ढह गए, वो भी उस बेहद मामूली लड़की के सामने जो अब तुम्हारे लिए गुनाह का खौफ बनकर मुस्तकिल तुम्हारे आसाब पर सवार हो गई है। खुदाया, ये क्या हो रहा है मुझे? मैं सब भूल क्यों नहीं जाता? उसने दोनों हाथों में अपने बाल जकड़ लिए। कोई था जो उसे अंदर ही अंदर नोचता जा रहा था। ना जाने कितनी देर वो ज़मीर की अदालत में खड़ा अपना जुर्म सुनता रहा और फिर जैसे निढाल होकर तकिए पर गिर गया। मुझे शहर चला जाना चाहिए कुछ दिनों के लिए, वरना शायद मैं पागल हो जाऊंगा। अपने आप से फरार का यही एक रास्ता दिखाई दिया था। शादो ने 1000 मिन्नतें की, मगर उसका नहीं अब भी हाँ में ना बदला था। नूरी, आखिर तुझे क्या हो गया है? तू बाहर क्यों नहीं निकलती? शादो बड़ी बेबसी से उससे पूछ रही थी। नूरी ने तो कभी उसकी कोई बात नहीं टाली थी, फिर अब ना जाने क्यों वो हर बात से इनकार करने लगी थी। बस मेरा दिल नहीं चाहता शादो, तू अकेली चली जाना। वहाँ जाकर क्या करूँगी मैं? पहले तो बहाने बहाने से खुशी खुशी चली जाती थी मेरी खातिर, मेरे साथ, फिर अब क्यों घर में बंद होकर रह गई है? बेबे, तू ही कह देना इसे, शादो ने लजाजत से कहा, पर बेबे दूसरी तरफ करवट बदल कर बेनियाजी से पड़ी रही। शादो को गुस्सा आ गया। चल नहीं जाना तो ना जा, पर आइंदा मुझसे बात भी मत करना। दरवाजे तक जाकर पलटकर नूरी से गुस्से से कहा, अरे किससे नाराज़ होकर जा रही है? अब्बा बाहर वाले दरवाजे से आते हुए बोले, देख चाचा,
ایک ہی تو سہیلی ہے میری، مامے کے بیٹے کی مہندی ہے آج۔ میں نے سب سے کہہ رکھا تھا کہ اپنی سہیلی کو ساتھ لے کر آؤں گی، پر یہاں تو نوابزادی کے نخرے ہی ختم ہونے میں نہیں آ رہے۔ شادو سخت ناراض تھی۔ ارے بھائی، اس میں ناراض ہونے والی کون سی بات ہے؟ چل نوری، جلدی سے تیار ہو جا، یہ دوسری گلی میں تو گھر ہے مامے کا، 2 گھڑی ہو آ۔ ابا کو نہ جانے کیا سوجی تھی، نوری نے مڑ کر بیبے کو دیکھا جو پہلے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے سختی سے منع کر چکی تھی، مگر اب یوں ہی رخ پھیرے لیٹی تھی۔ نوری نے گہری سانس لے کر چپل پہن لی۔ بیبے تو زندگی بھر میرا قصور معاف نہیں کرے گی۔ وہ شادو کے ساتھ چل پڑی۔ خواہ اتنی منتیں کروائی، پہلے ہی آ جاتی۔ شادو سب بھول بھال کر مسکرا دی تھی، ابھی وہ دروازے سے نکلنے ہی والی تھیں کہ اچانک نکا بھرا آ گیا۔ شادو کو نوری کے جلاد قسم کے بھائی سے سخت چڑ تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس نے صرف نوری سے پوچھا تھا، مگر جواب فوراً شادو نے دیا۔ ندی پہ جا رہے ہیں بھرا، اب روکنے نہ لگ جانا۔ متوقع صورتحال کے پیش نظر اس نے پہلے ہی صفائی دے دی۔ نکا بھرا سرتا پا نوری کا جائزہ لے رہا تھا، آنکھوں میں سرما، ہاتھوں پر مہندی، چوڑیاں اور بدن پر نیا جوڑا تو نہیں، مگر وہ زندگی کی نمک بھی اس میں نہ نظر آئی۔ وہ مطمئن ہو کر راستہ چھوڑ گیا تو وہ دونوں باہر نکل آئیں۔ متھے تے چمکن بال میرے بنڑے دے، لاؤ نی لاؤ انو شگنا دی مہندی، مہندی کرے ہاتھ لال میرے بنرے دے۔ شادو کی آواز سب سے بلند تھی۔ اس تمام عرصے میں وہ چہکتی رہی اور نوری کو بھی ساتھ لگائے رکھا، مگر اب نوری ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ ہنستے مسکراتے گاتے چہروں کو دیکھ کر اس کا دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ روتے بچوں سے بے نیاز عورتیں گانے میں مصروف تھیں، چہرے پر لگا ہوا کریم پاؤڈر سارا پسینے کے ساتھ بہہ گیا تھا، اور اب گندمی چہروں کے ساتھ سرخ سرخیوں والے ہونٹوں پر کہکے تھے۔ نوری اکتا کر شادو کے پاس چلی آئی۔ شادو، کافی دیر ہو گئی ہے، اب چلے؟ اتنی جلدی؟ ابھی تو پرات بجانی شروع کی ہے۔ شادو گانے بجانے کی شوقین تھی۔ میرا دل گھبرا رہا ہے شادو، نوری نے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ وہ جانتی تھی کہ شادو کے لیے اس وقت محفل چھوڑنا کتنا مشکل ہوگا۔ اچھا چل، ایسا کرتے ہیں، باہر سے کسی کو دیکھتے ہیں، وڈا بھرا ادھر ہوا تو اس کے ساتھ چلی جانا، ٹھیک ہے نا؟ شادو نے بڑی امید سے کہا اور لڑکیوں کے جھمکٹے سے نکل آئی۔ نوری کو وہیں چھوڑ کر دوپٹہ سر پر جماتی باہر نکل گئی اور پھر ذرا ہی دیر میں دروازے پر آ کے اسے پکارنے لگی۔ بھرا تو نہیں ہے ادھر؟ سانول سے کہا ہے، وہ چھوڑ آئے گا تمہیں۔ اس کے نزدیک جانے پر شادو نے کہا تو وہ رک سی گئی۔ شادو، تو بھی ساتھ چلنا، بعد میں واپس آ جانا۔ گلی میں خاصا اندھیرا تھا۔ نوری کو خوف سا محسوس ہونے لگا۔ وہاں کیا میں چکر لگانے پر رہوں گی؟ شادو خامخواہ ہی مذاق اڑانے لگی۔ اچھا پھر کاکے کو ساتھ بھیج دیتی ہوں۔ اس نے 7 سالہ بھائی کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹا۔ جا بے خوف ہو کر، اور پھر سانول ہے نا ساتھ، اعتبار والا بندہ ہے، آخر میرے چاچے کا پتر ہے۔ شادو بڑے خوشگوار موڈ میں تھی۔ نوری مرے مرے قدموں سے باہر نکل آئی۔ سانول نے ایک نظر اس کے زرد چہرے پر ڈالی اور آگے آگے چل دیا۔ گلی میں اچھا خاصا اندھیرا اور خاموشی تھی۔ جنگیروں کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ وہ اپنے خوف پر قابو پاتی سانول کے پیچھے پیچھے چل دی۔ شادو کا بھائی اچھلتا کودتا ذرا آگے نکل گیا تو سانول نے جان بوجھ کر قدموں کی رفتار دھیمی کر دی۔ جلد ہی نوری اس کے برابر آ پہنچی۔ نوری، تجھے کیا ہوا ہے؟ سانول نے چاندنی میں اس کے چہرے پر چمکتے پسینے کے ننھے ننھے قطروں کو دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، مجھے کیا ہونا ہے؟ نوری نے نظریں چرا کر کہا۔ جن لوگوں سے محبت کی جاتی ہے نا نوری، ان کے ایک ایک انداز، ایک ایک بات سے ان کے دل کی کیفیت جان لی جاتی ہے، اور میں تو تیری آنکھوں میں دیکھ کر پہچان لیتا ہوں نوری کہ آج تو خوش ہے، آج تجھے کس بات پر دکھ ہوا ہے، آج تو بہت غصے میں ہے۔ اور نوری، میں جانتا ہوں کہ تو آج کل بہت پریشان ہے، تو بہت بدلی بدلی سی لگتی ہے۔ نوری نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تو پہلے مجھے بہت نڈر لگتی تھی، کسی چٹان کی طرح مضبوط، مگر اب؟ سانول نے الجھ کر اسے دیکھا تو اس نے آہستگی سے نظریں جھکا لیں۔ سانول کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ اپنی بات کی وضاحت کیسے کرے، سو بے بسی سے سر جھٹک کر خاموش ہو گیا۔ نوری بھی چپ چاپ قدم اٹھاتی گئی، یہاں تک کہ گھر کا دروازہ نظر آنے لگا۔ سانول، نوری نے بہت آہستگی سے اسے پکارا۔ مجھے لوگوں سے بہت ڈر لگنے لگا ہے۔ اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ سانول نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کا آدھا چہرہ راہ کی اوٹ میں تھا اور آدھا چاندنی کی زد میں۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں ایک آنسو صرف ایک لمحے کو چمکا، پھر ٹوٹ کر اندھیرے میں گم ہو گیا۔ سانول جیسے بس تنکے کی طرح اس آنسو میں بہتا چلا گیا، اور نوری
گھر کی دہلیز میں داخل ہو گئی۔ کسی انجانے احساس کے تحت نوری کی آنکھ اچانک کھل گئی، حالانکہ وہ ابھی مکمل طور پر نیند کی وادیوں میں اتری بھی نہ تھی، فقط نیم خوابی کے حالت میں تھی۔ نہ کوئی ڈرانا خواب تھا اور نہ کوئی شور ہوا، پھر بھی دل غیر معمولی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے لیٹے لیٹے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ 15ویں رات کا چاند عین اس کے اوپر چمک رہا تھا، مگر اس کی چاندنی میں اتنی تمازت، اتنی حدت تھی کہ اسے محسوس ہوا جیسے وہ کسی دہکتے سورج کے سامنے کھڑی ہو۔ پورا بدن جیسے جھلس رہا تھا۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی، قمیض پسینے کی وجہ سے بدن سے چپکی ہوئی تھی، حلق کی خشکی سانسوں کو چیر رہی تھی۔ وہ اٹھ کر مٹکے تک آئی، چارپائی چرچرائی اور ساتھ والی چارپائی پر لیٹی بے نے فوراً گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اب نیند میں بھی چوکس رہتی تھی۔ نوری نے پانی پی کر کٹورا واپس مٹکے پر رکھا، بہت آہستگی سے اپنی چارپائی دیوار کے سائے میں سرکائی۔ اسے اس آگ برساتی چاندنی سے خوف آنے لگا تھا۔ بے نے آنکھیں موند لی تھیں، مگر نوری جانتی تھی کہ بے اس کی ایک ایک حرکت پر نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ وہ چارپائی پر سیدھی لیٹ گئی، آنکھوں سے نیند یوں غائب تھی جیسے کبھی آئی ہی نہ ہو۔ چاروں طرف گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا، جیسے پوری کائنات کسی طلسم کے زیر اثر سو رہی ہو۔ سامنے کی دیوار سے لگا نیم کا درخت بھی ساکت و صامت تھا۔ اتنی خاموشی کیوں ہے؟ اسے وحشت ہونے لگی۔ اس خاموشی میں وہ اپنی آتی جاتی سانسوں کی سرسراہٹ بخوبی سن پا رہی تھی۔ پھر لمحہ و لمحہ ایک اور سرسراہٹ اس کے آس پاس ابھرنے لگی۔ کوئی اور وجود بھی تھا جو اس کے ساتھ سانس لے رہا تھا۔ کون ہے؟ وہ چونک کر اٹھی۔ کیا ہو رہا ہے تجھے؟ بے کی کرخت آواز سمندر میں گونجی اور لمحے بھر کو ہلچل مچ گئی۔ کچھ بول بے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ نوری نے چادر کھینچ کر اپنے اوپر تان لی۔ اس کا دل چاہا کہ ہر طرف شور ہو، درخت، دیواریں، چھتیں، آسمان سب اتنی زور سے بولنے لگیں کہ کسی دوسرے وجود کی سانسیں سنائی ہی نہ دیں۔ اس نے گھٹنے تھوڑی تک کھینچ لیے اور دونوں ہتھیلیاں کانوں پر رکھ لیں۔ سارا وجود جیسے زلزلے کی زد میں تھا۔ اس کے اندر ایک ننھی سی بچی بلک بلک کر رو رہی تھی، ایسی بچی جسے ہجوم میں ماں سے بچھڑ گئی ہو اور اب اکیلی ہو، بالکل تنہا۔ کل رات جو حقیقت نوری پر آشکار ہوئی، اگر کسی اس کی خبر بے کو ہو جاتی تو شاید وہ کھڑے کھڑے جان دے دیتی۔ نکے بھرا کو پتہ چلتا تو وہ نوری کو مار کر خود بھی کسی کھوہ میں چھلانگ لگا دیتا۔ اب شاید سائیں کی طرح دیوانہ وار گلیوں میں بھاگ نکلتا، اور نوری کا کیا ہوتا؟ اس کے گناہ گار وجود کو کسی گلے سڑے پھل کی طرح کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا جاتا، یا کسی بیمار جانور کی مانند آبادی سے دور، جہاں گدھ اور چیلیں اس کے وجود کو نوچ کر ہڈیاں بنجر بنا دیتی۔ ابھی تو یہ راز تھا، مگر جب یہ راز تشت ازبام ہوگا تو پھر نوری کو یوں لگتا تھا جیسے اس کے پورے بدن میں برچھیاں پیوست ہوں۔ یہ سب میرے ساتھ ہوگا، قصوروار نہ ہوتے ہوئے بھی ساری سزائیں مجھے سہنی پڑیں گی۔ وہ کب سے بھینسوں کے کوٹھے میں پناہ لیے بیٹھی تھی۔ گھر سے نکل تو آئی تھی، مگر اب لگتا تھا کہ سب ٹھکانے کھو چکے ہیں، کوئی پناہ گاہ باقی نہیں رہی۔ بچہ اگر جائز ہو تو ماں اسے جنم دے کر دھرتی پر سینہ تان کر چلتی ہے، مگر جب یہی بچہ کسی گناہ یا جبر کا ثمر ہو تو وہ ساری عمر کے لیے عورت کے ماتھے پر بدنامی کی مہر بن کر رہ جاتا ہے۔ یہ داغ نوری کی قسمت، اس کی عزت، اس کی حرمت کی پاکیزہ چادر پر لگ چکا تھا۔ ہائے اتنی ذلت، گاؤں والوں کے طعنے تمسخر، حقارت کیسے سہ پاؤں گی میں؟ اس نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ اگر یہی زندگی ہے تو ایسی شرمناک زندگی کا کیا فائدہ؟ مجھے تو کب کا مر جانا چاہیے تھا۔ بے بسی اور ذہنی خلفشار کی انتہا ہو چکی تھی۔ وہ اٹھ کر اندھا دھند بھاگ نکلی۔ کھیتوں کے طویل سلسلے کو عبور کرتی وہ کنویں تک جا پہنچی۔ اکھڑتی سانسوں کے ساتھ منڈیر پر ہاتھ رکھا، نیچے بہت گہرائی میں پانی کی سطح چمک رہی تھی۔ موت کو گلے لگانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ایک لمحے کو وہ خوفزدہ ہو گئی، آنکھیں بند کر کے ہمت جمع کی اور کودنا چاہا، جب اچانک کسی نے پیچھے سے کھینچ لیا۔ موت اور زندگی کے درمیان فاصلہ چند لمحوں کا ہی رہ گیا تھا۔ کسی نے اسے موت سے بچا کر زندگی کی طرف کھینچ لیا۔ اس کے ذہن کے کسی گوشے میں بھی نہ تھا کہ کوئی اسے بچا سکتا ہے۔ لڑکھڑاتے ہوئے اس کے لبوں سے ایک سسکی نکلی، پھر نہ جانے اسے کیا ہوا کہ وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ اعصاب اس بری طرح سے جھنجھنا گئے کہ خود پر قابو نہ رہا۔ یہ سب اس ذلیل کا کیا دھرا ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ پھٹ پڑی۔ وہ کمینہ، اس نے مجھے کانٹوں پر روند دیا۔ میں اس وحشی درندے کی بوٹی بوٹی کر دوں گی، پورے گاؤں کو دکھاؤں گی اس کا کیا انجام ہوتا ہے۔ میں کسی سے نہیں ڈرتی، اب کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ زیانی انداز میں چلا رہی تھی۔
सब कुछ खो चुकी हूँ मैं। उसने छीना है मेरा अपना आप। अगर रुसवाई मेरा मुकद्दर बन गई है तो उसे भी इस जिल्लत में हिस्सेदार बनना पड़ेगा। मैं उसे माफ़ नहीं करूँगी, कभी नहीं। उसकी आंखें वहशी और जख्म खोरदा शेरनी की तरह सुर्ख हो रही थीं। मुट्ठियाँ इतनी ज़ोर से भींची हुई थीं कि नाखून हथेलियों में गड़ गए थे। याद रखना चौधरी सिकंदर हयात, अगर मैं तुम्हें तुम्हारी पुरसुकून ज़िंदगी समेत जलाकर अंगारा ना बना दिया तो मेरा नाम बदल देना। उसकी आवाज़ गुर्राहट से मुशाबा थी। उसके पास बैठे साईं ने हैरत से उसे देखा। वो इर्द गिर्द से बेनियाज हो चुकी थी। उसकी इंतहा को छूती हुई कैफियत में रंग सुर्ख हो रहा था। फिर उसकी हैरत मुस्कुराहट में बदली और मुस्कुराहट कहकों में। ज़िंदगी में तूने एक काम ठीक किया है साईं, और बहुत खूब किया है। मैं पागल थी जो अपनी जान गंवाने लगी थी। तूने मुझे नई ज़िंदगी ही नहीं दी, नया रास्ता भी दिया है। अब सारे हिसाब बराबर होंगे चौधरी सिकंदर हयात के साथ। उसकी आवाज़ सर्द थी और नज़रें कहके लगाते तालियां बजाते साईं पर जमी हुई थीं। उसने अपने पीछे दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया था और इसका फ़ायदा ये हुआ था कि बेबे की जहर उगलती ज़ुबान दरवाजे के पीछे ही कहीं रह गई थी। उसे लगा जैसे उसमें भी निके भरा की कोई आसमानी रूह है, ज़िद्दी, खुदसर और बेलगाम रूह, जो ना किसी की सुनती है ना परवाह करती है, बस अपनी मनमानी करती है। सो आज वो भी पूरी तरह इस रूह के कब्ज़े में थी। अब्बा बुड़बड़ाता रहा था मगर वो चारा काटने खेतों में नहीं गई थी। निके भरा ने रोटी देर से पकने पर 2 प्यालियां तोड़ दी थीं, मगर उसके इत्मीनान में ज़रा फर्क ना आया। बेबे उसके बाहर निकलने पर सौ सवालात और ताने सुना रही थी, मगर वो बड़ी बेनियाजी से बाहर निकल आई थी। ना सिर्फ बाहर निकली थी बल्कि सर उठाकर चल रही थी। मुझ पर तो जुल्म हुआ है, फिर मैं क्यों चुपती फिरूँ? कोनों खुदरों में जालिम से हिसाब क्यों ना लूँ? मैं मजलूम होते हुए भी काबिल नफ़रत समझी जाऊँ, और वो जूँ का तूँ बाइज़्ज़त, बावकार और पाक किरदार समझा जाए। एहतराम की मसनद पर बैठा वो शैतान फरिश्ते के रूप में समझा जाए। मोहतरमा नूरी, किसी के पुकारने पर वो चौंक गई। कमाल है, तुम तो ऐसे पास से गुजर गई हो जैसे देखा ही ना हो। सामल हैरान हैरान सा उसके सामने आ खड़ा हुआ। क्या बात है? नूरी की आंखों में अजनबियत के रंग नुमायां थे। कहाँ जा रही हो तुम? हवेली। लेकिन वहाँ क्या करने जा रही हो? शादो तो बता रही थी कि बाजी शमसा अपने ससुराल वापस चली गई है। चौधरी सिकंदर तो होगा वहाँ। नूरी का इत्मीनान काबिल दीद था। नहीं, वो तो काफ़ी दिनों से शहर गया हुआ है, कल शाम वापस आएगा। लेकिन बता तो सही, आखिर काम क्या है? सामल उसके अंदाज पर परेशान होने लगा। कोई काम है। नूरी उसके पास से गुजरकर आगे बढ़ गई। नूरी, तू मुझे बहुत अजीब सी लग रही है। खुदा का वास्ता मुझे बता, तुझे क्या हुआ है? सामल भागकर उसके पीछे आया था। नूरी बगैर कुछ कहे आगे बढ़ती रही। नूरी, तू कुछ बोलती क्यों नहीं? सामल ने उलझकर कहा, मगर उसे लगा जैसे नूरी उसकी कोई बात नहीं सुन रही। उसने एकदम नूरी के आगे आकर उसका रास्ता रोक लिया। चल ठीक है, तू कुछ ना बता मुझे, पर मैं बताता हूँ तुझे। आज मैं अम्मा को तेरे घर भेज रहा हूँ। मुझे बहुत दिनों से अजीबोगरीब ख्वाब आ रहे हैं। नूरी, मैं हर रोज़ तुझे कांटेदार झाड़ियों में फंसा हुआ देखता हूँ। अब मैं और इंतज़ार नहीं करूँगा। और देख नूरी, तू अपनी बेबे को समझा देना कि ज़ात बिरादरी की कोई हैसियत नहीं है। मैं तुझे हर हाल में। सांवल बड़े जोश से कुछ कहना चाहता था, मगर नूरी की सर्द आवाज़ ने उसे चुप करवा दिया। सांवल, अगर मैं चुपचाप तेरे पास से गुजर जाऊं तो इसका मतलब है मैंने तुझे देखा ही नहीं, और अगर देखकर भी तुझे ना पुकारूं तो इसका मतलब है मैंने तुझे पहचाना ही नहीं। नूरी ने दम बखुद खड़े सांवल को हटाया और आगे बढ़ गई। सांवल की सब बातों के जवाब में नूरी ने जहर आलूद तीर उसकी तरफ फेंका था। बहुत देर बाद सांवल के वजूद में जुम्बिश हुई। उसने मुड़कर देखा, वो पाँव की ठोकर से मट्टी उड़ाती जा रही थी और उसका वजूद इसी मट्टी में गुम होता जा रहा था। वो खुली सड़क पर पूरी रफ्तार से जीप भगाता जा रहा था जब अचानक दरख्तों के पीछे से कोई सड़क के बीच आ खड़ा हुआ। उसने जीप की रफ्तार कदरे आहिस्ता कर दी, मगर वो वजूद जूं का तूं अपनी जगह डटा रहा। उसे मजबूरन ब्रेक लगाने पड़े। शायद कोई लड़की है। उसने गौर से देखा। वो लड़की तेज़ कदमों से जीप की तरफ आ रही थी। उसके नज़दीक आने पर सिकंदर के पूरे वजूद में फरीरी सी दौड़ गई। किस कदर खौफजदा था वो इस लड़की का सामना करने से। वो लड़की ऐन उसके बराबर जीप के दरवाजे के दूसरी तरफ आ खड़ी हुई। सिकंदर ने डरते डरते उसे देखा। वो सर उठाए बिल्कुल सामने देख रही थी। खुश्क और सपाट चेहरा, डूबते सूरज का अक्स उसके चेहरे पर झिलमिला रहा था। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। बेइंतहा सर्द और सपाट लहजा था उसका। सिकंदर चौंक गया। कौन सी बात? उसने नज़रें सड़क पर जमा दी। वो नूरी की तरफ देखने से गुरेजा था।
मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ चौधरी। कोई परिंदा जोर से चीख मार कर अपने आशियाने से उड़ा और सड़क एतराफ खड़े फलकबोस दरख्त धड़ धड़ करते चौधरी सिकंदर पर आ गिरे। वो बेयकीनी के आलम में बर्फ जैसे इस वजूद को तकता रहा जो ये कर्बनाक सच उसकी समातों में उड़ेल रहा था। बगैर किसी हिचकिचाहट के बदनामी का जो दाग तुमने मेरे माथे पर लगाया था चौधरी सिकंदर, अब वो ज़्यादा देर तक छुपा नहीं रह सकता। नूरी की आवाज़ खला से आती हुई महसूस हो रही थी। शोले उगलते सांप तेज़ी से सिकंदर की तरफ बढ़ने लगे थे। कहके लगाते लोग और हाथों में पत्थर। नहीं, ये नहीं हो सकता। स्टीयरिंग पर उसके हाथ लरजने लगे। ये नहीं होना चाहिए नूरी। सिकंदर को अपना ख़ानदानी इज्जत व वक़ार मट्टी में रुलता महसूस हुआ। कुछ करो नूरी, किसी भी तरह इस जिल्लत से छुटकारा दिलाओ। मैं इसके बदले में कुछ भी देने को तैयार हूँ। उस रईसज़ादे की जान पर बन आई थी। नूरी के लबों पर इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट फैल गई। ये लो, ये रुपए। सिकंदर ने अपना वॉलेट उसके सामने उलट दिया। सुर्ख सब्ज नोट नूरी के कदमों में जा गिरे। बस चौधरी सिकंदर के बच्चे की इतनी सी कीमत? नूरी का लहजा ज़हरखन था। नहीं, इसके अलावा भी जो तुम कहोगी मैं दूंगा। बोलो, तुम क्या चाहती हो? रुपया, पैसा, दौलत, ज़मीन, जायदाद? बदनामी के खौफ से वो बेकाबू हो रहा था। इनमें से कुछ भी नहीं चौधरी, इस बच्चे को सिर्फ एक ही कीमत है। उसने बड़े सुकून से सिकंदर को देखा जो किसी मुजरिम की तरह अपने मुकदमे का फैसला सुनने को तैयार निगाहें जमाए बैठा था। कौन सी कीमत? इस बच्चे को अपना नाम दे दो। क्या बकवास है ये? एक मिजारे की मामूली लड़की की ये जुर्रत? वो चीख उठा। तुम इसे मेरी कमज़ोरी बनाकर फ़ायदा उठाना चाहती हो। मैं कुछ नहीं चाहती चौधरी, ये बच्चा तुम्हारा है, तुम इसे तस्लीम कर लो बस। वरना आज जो बात मेरी ज़ुबान पर है कल वो गांव के हर फर्द की ज़ुबान पर होगी। तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहती हो? बेवकूफ़ अहमक। मेरे किरदार की पाकीज़गी की गवाही पूरा गांव दे सकता है। और वैसे भी तुम जैसी गली मोहल्लों में फिरने वाली लड़की क्या मालूम किसका गुनाह मेरे सर डाल रही हो। नूरी ने हकारत भरी नज़रों से उस शख्स को देखा जो अपनी नाम नेहाद इज्जत व नामूस बचाने के लिए आखिरी दाव आजमा रहा था। जो कुछ तुम कह रहे हो तुम खुद जानते हो इसमें कितना सच है और कितना झूठ। ये किसका गुनाह है ये सवाल तुम अपने आप से करो। जवाब बहुत साफ और वाज़ेह मिलेगा। मैं तो सिर्फ ये कहने आई थी चौधरी सिकंदर कि तुम्हारे पास अब सिर्फ दो रास्ते बचे हैं। या तो इस बच्चे को अपना नाम दे दो या फिर अपनी बड़ी बंदूक उठाओ और इसमें मौजूद सारी गोलियां मेरे जिस्म में उतार दो। इसके सिवा तुम्हारे पास कोई तीसरा रास्ता नहीं। और रही बात मेरी, तो मेरी कोख में सांस लेता ये वजूद इस दुनिया में ज़रूर आएगा। चाहे मेरा वजूद कोड़ों से छलनी कर दिया जाए, चाहे मुझे पत्थर मारे जाएं। और अगर ये बच्चा बाप के नाम के बगैर इस दुनिया में आया चौधरी सिकंदर, तो ये इस गांव की गंदी नालियों में कीड़े की तरह परवरिश पाएगा। ये रोटी के एक एक निवाले और पानी की एक एक बूंद को तरसेगा। नूरी के होंठों पर एक बड़ी सफाक मुस्कुराहट फैल गई थी और चौधरी सिकंदर की सांसें जैसे रुक गई थीं। इस ताफुनज़दा वजूद से लोग नफरत करेंगे, शायद इस पर थूकना भी गवारा ना करें। और चौधरी सिकंदर, कोई दूसरा जाने या ना जाने, लेकिन तुम्हें तो मालूम होगा ना कि ये बच्चा किसका है। नूरी ने सिकंदर की खुली आंखों में झांका जहां बेयकीनी का जंगल डेरा डाले बैठा था। उसे चौधरी सिकंदर के ठठरते वजूद को देखकर बहुत इत्मीनान हुआ था। जा रही हूँ चौधरी, इंतज़ार करूँगी तुम्हारी तरफ से आने वाली गोली का या तुम्हारे पैगाम का, वरना फिर तुम तैयार रहना ज़िंदगी के जहर को कतरा कतरा पीने के लिए। नूरी ने सिकंदर के सुन्न होते वजूद में चंद और कीलें ठोंक दी और एक झटके से पलट गई। चौधरी सिकंदर अपनी जीप में तन्हा बैठा रात की वसी समंदर में डूबता जा रहा था। एक एक लम्हा, एक एक घड़ी एक सदी के बराबर थी। इंतज़ार की जांगसल कैफियत ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दिन रात और रात दिन का जाप करते करते जब उंगलियां थक जाती तो वो उठकर बाहर आ जाती। सुनसान गलियों में वीरान खेतों की जानिब हो सकता है कहीं से कोई सनसनाती हुई गोली आ जाए और वो हर फिक्र से आज़ाद हो जाए। कोई भाला, कोई हथियार, कोई तेज़ रफ्तार गाड़ी ज़िंदगी की डोर एक ही झटके में तोड़ दे। चौधरी सिकंदर की तवील चुप उसे हौलाने लगी थी। जब वो हर रोज़ जिंदा सलामत वापस घर आती तो वो तिलमिला उठती। चौधरी सिकंदर, तुमने मेरी बातों को एक कमज़ोर औरत की धमकी समझा है, मगर खुदा की कसम अगर मैं ज़िंदा रही और ये बच्चा बाप के नाम के बगैर इस दुनिया में आया तो इसका वो हशर करूँगी कि तुम
ساری زندگی کانٹے کی نوک پر گزار دو گے۔ وہ ایک ایسا آتش فشاں پہاڑ تھی جو پھٹنے کو بےتاب تھا۔ اور ایسے ہی ایک روز جب وہ بیبے کی جلی کٹی سن کر کمرے میں بیٹھی خود سے الجھ رہی تھی، اچانک باہر ہلچل سی مچ گئی۔ ابا نے بیبے کو پکار پکار کر نہ جانے کیا کہہ رہا تھا۔ اس نے یوں ہی ذرا سا کمرے سے باہر جھانکا۔ بیبے بھرائے انداز میں چارپائی سے سبزی اٹھا رہی تھی۔ پھر وہ بھاگ کر کمرے میں آئی تو نوری نے بے اختیار پوچھ لیا، کیا ہوا بیبے؟ بیبے نے جیسے اس کا سوال سنا ہی نہ ہو، جھٹ پٹ صندوق میں سے نئی چادر نکالی، پیٹی کا ڈھکن اٹھا کر سفید تکیا نکالا اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ نوری پریشان ہو کر دروازے تک آئی اور پھر ٹھٹک گئی۔ ابا دروازہ کھولے، جی آیا نو کہہ رہا تھا اور چودھری سکندر بڑی تمکنت کے ساتھ صحن میں داخل ہو رہا تھا۔ کوئی انہونی ہو جائے تو انسان یوں ہی پتھرا جاتا ہے، جیسے اس وقت نوری ایک پاؤں دروازے کے اندر اور دوسرا باہر ساکت و سامت کھڑی تھی۔ بیٹھے چودھری جی، ابا چودھری سکندر کے سامنے بچھا جا رہا تھا۔ چودھری سکندر نے بیٹھتے ہوئے سرسری سی نظر گھر کے در و دیوار پر ڈالی۔ ابا چودھری کی آمد پر جہاں خوش تھا وہیں حیران بھی۔ بیٹھ جاؤ چاچا، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ نوری کا ابا چپ چاپ چارپائی کی کھری رہاون پر ٹک گیا اور سوالیہ نظروں سے چودھری کو دیکھنے لگا۔ بیبے دودھ میں برف ڈال کر لے آئی۔ سکندر نے جیسے بادل ناخواستہ گلاس پکڑا، کچھ دیر یوں ہی ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا۔ چودھری جی، آپ نے خود آنے کی زحمت کیوں کی؟ بلوا لیا ہوتا۔ ابا کی عاجزی دیدنی تھی۔ چودھری سکندر گلاس کے کناروں پر انگلی گھماتے چونک سا گیا۔ نہیں، بات کچھ ایسی تھی کہ مجھے خود آنا پڑا۔ اس نے گلاس میز پر رکھ دیا۔ بات یہ ہے چاچا کہ ایسے موقعوں پر خاندان برادری والے جمع ہوتے ہیں اور ایسی باتیں بزرگ کیا کرتے ہیں، مگر میری بدقسمتی کے والدین کے سائے سے محروم ہو چکا ہوں۔ شمسا مجھ سے بڑی ہے مگر وہ کچھ روز ہوئے اپنے سسرال جا چکی ہے، اس لیے مجھے خود آنا پڑا۔ باقی رہے دوست رشتہ دار تو آگے بہت سے موقع آئیں گے انہیں جمع کرنے کے۔ سکندر جیسے ان سب کو ذہنی طور پر اپنی بات کے لیے تیار کر رہا تھا۔ دراصل میں نوری کے رشتے کی بات کرنے آیا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں میں اس سے۔ سکندر نے آخری بات بڑے اطمینان سے کہی، مگر بیبے اور ابا اپنی جگہ سے اچھل ہی تو پڑے۔ کیا کہہ رہے ہیں چودھری؟ ابا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ چاچا، میں نے راتیں جاگ کر اور دن اذیت میں گزارے ہیں، غور کیا ہے، غربت امارت ہر پہلو پر سوچا ہے، تب جا کر فیصلہ کیا ہے۔ بہرحال تم لوگ سوچ لو، مگر میں اس کام میں دیر نہیں چاہتا۔ چودھری سکندر نے انہیں بے یقینی میں ڈوبا دیکھا تو اٹھ کھڑا ہوا۔ فی الحال وہ اسے کوئی جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ وہ گہری سانس لے کر پلٹا تو دروازے میں کھڑی نوری پر نظر پڑی اور وہ ایک ایک قدم اٹھاتا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ نوری کی کھلی آنکھوں میں دھند تھی۔ میں نے سوچا تھا دنیا میں روز سینکڑوں ہزاروں قتل ہوتے ہیں، اگر ان میں ایک نام تمہارا بھی شامل ہو جائے تو کیا فرق پڑے گا؟ مگر جب بھی میں نے یہ ارادہ کیا، میری اپنی ہی سوچ مجھے ڈسنے لگی۔ میں انسانیت کی سطح سے گرا ضرور ہوں، مگر انسانیت کے دائرے سے خارج نہیں ہونا چاہتا۔ مجھے نہیں معلوم میں نے یہ فیصلہ کتنی ایمانداری سے کیا ہے، مگر اتنا ضرور یقین ہے کہ میں تمہارے تمام حقوق پورے کروں گا۔ برادری والے بھی حویلی میں ایک نہ ایک دن تمہاری حیثیت تسلیم کر لیں گے، اگرچہ اس میں کچھ وقت لگے گا۔ سکندر نے نرمی سے حقیقت عیاں کی۔ نوری ایک ٹک اسے دیکھتی رہی۔ سکندر نے زمین پر جھولتا اس کا آنچل اٹھا کر اس کے سر پر ڈال دیا اور پلٹ گیا۔ کیا سمجھوں میں تمہیں، شیطان یا فرشتہ؟ اس نے آنکھوں میں تیرتے پانی کی اوٹ سے اسے دہلیز پار کرتے دیکھا۔ سن نوری، تو نے سنا سکندر کیا کہہ کے گیا ہے؟ نوری نے بیبے کی آواز میں زندگی کو محسوس کیا۔ ہاں بیبے، 16 جماعتیں پاس یہ شخص انسانیت کا سبق ابھی نہیں بھولا، اپنی سزا بھگتنے کو تیار ہے۔ خدا کا شکر نوری، اس نے تیرا بھرم رکھ لیا، تو بے نام ہونے سے بچ گئی۔ بیبے جیسے پھر سے جی اٹھی تھی۔ ہاں بیبے، سجدہ شکر تو مجھ پر واجب ہے، میں بے وقت ہونے سے بچ گئی۔ نوری نے سختی سے آنکھیں بند کی اور سارے آنسو بہنے دیے۔
مجھے بے آبرو کرنے والا ساری دنیا کے سامنے میرے سر پر عزت کی چادر ڈالے گا، اور یہ اطمینان کیا کم ہے کہ کوئی روح اس دنیا میں بے نام و نشان ہو کر بھٹکنے سے بچ جائے گی۔ وہ خدا کے ساتھ ساتھ اس شخص کی بھی شکر گزار تھی جو اس کی راہ میں کانٹے بچھا کر اب خود انہیں چننے کے لیے تیار بھی تھا۔